औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर से आज ये 40वां प्रोग्राम है इस उन्वान पर कि अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और 9/11। आज बरोज़ 10 अक्टूबर 2021 का एंजेला मर्कल जो कि जर्मनी की वज़ीर आज़म हैं, उनका अलविदाई बयान ये था इसराइल के हवाले से कि इसराइल्स सिक्योरिटी विल बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑल द जर्मन गवर्नमेंट्स। और बात ये हो रही थी कि फिर हिटलर का हॉलोकॉस्ट भी मशकूक है। उसके बाद इब्राहीम रईसी के हवाले से ईरान के मुतल्लक जो बुचर ऑफ तेहरान का इल्ज़ाम लगाया नफ्ताली बेनेट ने, उस पर बात हो रही थी। तो बात यह है कि अगर बुचर ऑफ तेहरान ईरान के वज़ीर आज़म को कहा जा सकता है, तो फिर इतने जनाब हज़ारों लाखों फ़लस्तीनियों को कत्ल करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म के मुतल्लक क्या बुचर ऑफ यरूशलेम या बुचर ऑफ इसराइल का लफ्ज़ फिर जायज़ बनता है कि नहीं बनता? ये सवाल अपने दिल से पूछिएगा। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म का ये बयान था नफ्ताली बेनेट का कि 60% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के साथ ईरान जो है वो 1 स्टेप शॉर्टर टू वेपन्स ग्रेड है। यानी उर्दू में यूँ कहेंगे कि एटम बम बनाने से एक कदम अभी ईरान पीछे है। ठीक है। तो जनाब अब आप इस नुक्ते का तज्ज़िया सुनिए कि आप 193 मुल्कों के नुमाइंदों के सामने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के 76वें सालाना इजलास में ये बात कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि ईरान अभी एटम बम बनाने से एक कदम पीछे है। ठीक है। और आपने इसी तकरीर में ये भी कहा कि अमेरिका आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है। तो फिर बात ये है कि जब आप ख़ुद ये तस्लीम करते हैं कि ईरान ने अभी तक एटम बम नहीं बनाया, तो फिर उस पर आपने साल पहले से पाबंदियाँ क्यों लगा रखी हैं? आपने उनके अरबों डॉलर्स के जो अकाउंट थे वो फ्रीज़ क्यों किए हुए हैं? उनके माल को अमेरिका वाले और इत्तेहादी क्यों जनाब इतनी दहाइयों से दबा करके बैठे हुए हैं? ठीक है। जब नफ्ताली बेनेट साहब ये ज़िक्र करते हैं कि ईरान के अंदर हालात बड़े बुरे हैं, लोग गुर्बत और भूख का शिकार हैं, और हुकूमतों पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो करप्ट हैं और बेईमान हुकूमतें हैं, तो फिर आप अगर इतने ईमानदार हैं और आपका ट्रस्टेड फ्रेंड अमेरिका अगर इतना ईमानदार है और ख़ुद आपका ये बयान है कि 1 स्टेप शॉर्टर टू वेपन्स ग्रेड है अभी ईरान, तो फिर इसका मतलब है कि 2021 से पीछे जितना भी अरसा था उस सब अरसे में ईरान के ऊपर लगाई जाने वाली एटमी पाबंदियाँ आपका धोखा भी था, आपका जुल्म भी था, और उस जुल्म और पाबंदियों की वजह से ईरानी अवाम पर जो जुल्म टूटा, उस सब जुल्म के अगर आप ज़िम्मेदार हैं, तो फिर बुचर ऑफ तेहरान की टर्मिनोलॉजी में बुचर ऑफ वाशिंगटन और बुचर ऑफ तेल अवीव का खिताब किसके लिए बनता है? जब आपका ख़ुद ये इकरार है कि 1 स्टेप शॉर्टर टू वेपन्स ग्रेड आप खुद ये कह रहे हैं, तो फिर पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं बनता। फौरी तौर पे पाबंदियां हटाई जाएं, अफ़गानिस्तान का पैसा अफ़गानिस्तान को दिया जाए, ईरान का पैसा ईरान को दिया जाए। ठीक है। किसी का हक दबा के बैठना ये लाइट हाउस वालों का काम नहीं होता। अगर आप एलुमिनाती हैं, रोशन ख्याल हैं, डिबेट को वेलकम करते हैं, तो फिर डिबेट को ज़रा गौर से सुन भी लिया करें और उस पर वाकई ईमानदारी से गौर भी कर लें और अमल भी कर लें। दूसरी बात, आज 2021 ही के सितंबर में आप तकरीरें कर रहे हैं ईरान के एटमी प्रोग्राम पर,
और इंटरनेशनल मीडिया, अखबारात, टीवी न्यूज़ चैनल्स ये ख़बरें खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी फ़्रांस और अमेरिका की आपस में थोड़ी सी दुश्मनी, थोड़ी सी तय यानी तलख़ कलामी हुई है। किस बात पर? वो इस बात पर कि अमेरिका ने बरतानिया से मिलकर एटमी आबदोज़ें फ़रोख्त की हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क था जिसने कुछ अर्सा पहले ये आबदोज़ें फ़्रांस से ख़रीदने का एक मुआहदा कर रखा था। तो अब वो मालियाती मुआहदा टूटने पर फ़्रांस नाराज़ है। ठीक है, अब चूँकि आप लोगों की आपस की दुश्मनी भी ज़ाहिर होती है, उस पर कुरान पाक की आयत भी इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में लोगों को बता दी जाएंगी। फ़िल वक्त आप चूँकि कुरान नहीं मानते नफ्ताली बेनेट साहब, तो आपके लिए सिर्फ इतना अर्ज़ है कि ऑकस AUKUS, इसमें A फॉर ऑस्ट्रेलिया है, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम बरतानिया है, और US आपका ट्रस्टेड फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ऑकस वो सबमरीन्स की डील है जो कि एटमी आबदोज़ें हैं, और ये कंफर्म बात है, दुनिया का एक आम बंदा भी समझ सकता है कि आबदोज़ एक जंगी हथियार है। ये दिफा के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये हमले के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सबमरीन हो और एटमी सबमरीन हो और अमेरिका और बरतानिया की बनी हुई हो तो बिल यकीन सोफिस्टिकेटेड वो एटॉमिक वेपन ही की कैटेगरी में शुमार होगी। और खुलेआम धड़ल्ले से अमेरिका साहब माजूज, बरतानिया साहब याजूज, ठीक है, वो बेच किसको रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को, जहाँ की हुकूमत भी उन्हीं की साथी है। तो जब खुले आम दुनिया में एटमी असलहे का कारोबार आपका ट्रस्टेड फ्रेंड कर रहा है तो उस पर पाबंदियाँ क्यों नहीं? याद रहे कि आपका ट्रस्टेड फ्रेंड अमेरिका ही वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एटम बम अगर चलाया है तो इंसानों पे चलाया है, नागासाकी पे, हिरोशिमा पे। और फिर यही जॉन पिल्गर जो ऑस्ट्रेलिया ही के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी फ़िल्म कमिंग वार ऑन चाइना में ये दिखाया था कि मार्शल आइलैंड में किस तरह अमेरिका ने एटमी तजर्बात किए और इंसानों को गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल किया। तो अगर एटमी टेक्नोलॉजी और एटम बम के हवाले से ईरान पर पाबंदियां लगाना ज़रूरी हैं, जो कि अभी आपके बकौल ईरान ने बनाया नहीं है एटम बम, और जो मुल्क एटम बम बना चुके हैं जिसमें इसराइल ख़ुद भी शामिल है, बरतानिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, ठीक है, जर्मनी शामिल है, दीगर जो मुल्क एटम बम बना चुके हैं और पता नहीं उनके पास इससे मज़ीद कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वाले बम और जनाब बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स और लेज़र और अजीब तरह के यानी हथियार और टेक्नोलॉजी और असला, बम बारूद, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ उनके पास है, उन पर तो कोई पाबंदी नहीं। आज तक इंसानों को एटम बम चला के मारने वाला कौन है? सिर्फ आपका ट्रस्टेड फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स है, जो ऑकस का US है। ठीक है जी। तो एटम बम के हवाले से ये सारा ड्रामा टोटल ड्रामा है, जुल्म है, फसाद है, और इस फसाद का शिकार इस वक्त पाकिस्तान भी है। तो अब चूँकि एटम बम के हवाले से ये चंद बातों का जिक्र हुआ, तो अभी ये हाल ही में पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो दुनिया से पर्दा कर गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यानी ऐसे खिदमत की कि जिस पे दुनिया में दोनों तरह के लोग, उनकी तारीफ़ करने वाले भी मौजूद हैं और उनकी मुखालफत करने वाले भी मौजूद हैं, यानी इंडिया भी उनकी मुखालफत में है, इसराइल भी उनकी मुखालफत में है, वगैरह वगैरह। लेकिन चलें, वो अब दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिलें आसान फरमाए। तो हम बात करते हैं एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर नफ्ताली बेनेट साहब खुद ये मानते हैं कि ईरान अभी 1 स्टेप शॉर्टर टू वेपन्स ग्रेड है, तो फिर आपने पिछली कई दहाइयों से ईरान पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं वो भी सब जुल्म है, और पाकिस्तान पे जो आप पाबंदियां लगाते हैं भारत को नज़रअंदाज करके, ये भी जुल्म है। अब इसी जुल्म का हाल ये आप सुने कि इसराइल ये तो कहता है कि वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा, लेकिन भारत के मुतल्लिक़ वो खामोश क्यों है?
याद रहे कि भारत ने तो एटम बम का तजर्बा 1970 की दहाई में कर लिया था। इस हकीर की थोड़ी सी याददाश्त ये है कि गालिबन पोखरान के मकाम पर भारत ने 1974 में यानी एटम बम चलाया था, और ये आलमी मीडिया की खबरें हैं। तो 70 से लेकर के अब 2021 तक क्या इसराइल और भारत की दोस्ती में कमी आई है या इजाफा हुआ है? ठीक है, अभी आपके इसराइल के जो साबका वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू साहब, ये अभी इलेक्शन हार के उतरे हैं और नफ्ताली बेनेट साहब सीट पे बैठे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में याद रहे, आलमी मीडिया ख़बरें इस बात की गवाह हैं कि अपने दौरे हुकूमत में बेंजामिन नेतन्याहू पूरे 6 दिन भारत में रहा था। और क्या इसराइल का वज़ीर आज़म भारत में पूरे 6 दिन गुजारे, तो क्या ये कोई मामूली बात है? नहीं, ये गैर मामूली बात है, ये इंतहाई अहम बात है। इंतहाई अहम इस हवाले से भी अहम है कि तज़ादात का मजमूआ दज्जाल और याजूज माजूज का खासा है। और उसी खासे में से एक मिसाल ये भी है कि इसराइली सहूनी जो यहूदी होने का दावा करते हैं, इब्राहीमी होने का दावा करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो अज़ीमुश्शान रसूल हैं जिन्होंने बुतों को अपने हाथों से तोड़ा था, वो तो बुत शिकन थे। तो इसराइली सहूनियों की बड़ी ही शानदार दोस्ती भारत के मोदी एंड कंपनी से क्यों है, पिछले हुक्मरानों से क्यों थी? क्या ये बुत पूजने वाली कौम नहीं है? ठीक है, गो के भारत में मुसलमान ईसाई वो सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन जब बात नुमाइंदा की हो रही है तो फिर नुमाइंदा को आप जिक्र सुने। जब वो कौम बुत पूजने वाली हिंदू कौम है, हिंदू भी सारे बुरे नहीं हैं, ये हकीर बार बार कहता है कि अवाम इस वक्त अलग हैं, हुक्मरान अलग हैं, क्योंकि फितना दज्जाल है ही ये फितना कि दज्जाल यरूशलेम का हाकिम होगा, फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा किबला अव्वल का हाकिम होगा और झूठा होगा। यही तो फितना दज्जाल है। तो बात हो रही थी कि इसराइली सहूनी मानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और दोस्ती रखते हैं बुत पूजने वाले हिंदुओं से। 6 दिन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जाके भारत में क़याम करे, तो क्या ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ादारी है जिन्होंने बुत तोड़े थे? दूसरी बात, आज के सहूनी अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अपनी निस्बत शो करते हैं तो फिर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सामरी जादूगर को बद्दुआ दी थी, बछड़ा बनाने वाले को, और बछड़ा तोड़ दिया था, जला के राख उसकी दरिया में बहा दी थी। ठीक है, उसी के बछड़े के पूजने वाले आज सबसे ज़्यादा किधर हैं? भारत में हैं। तो अगर जनाब नफ्ताली बेनेट साहब आप सहूनी होते हुए यहूदी होने के दावेदार हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बनी इसराइल की निस्बत से आप इसराइल मुल्क बनाए बैठे हैं, तो फिर आप बछड़ा पूजने वाले भारत के दोस्त क्यों हैं? क्या पैसा और तिजारत ही सब कुछ है? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात आपकी तालमूद, तौरात और दीगर कुतब और सुहफ़ इब्राहीम व मूसा और अलवाह मूसा में जो मज़कूर हैं, माज़अल्लाह क्या वो बेमानी है? तो आपका कौल और फ़ेल तज़ाद वाला है, दजल वाला है, झूठ पे मबनी है, डिसेप्शन है, धोखा है, फ़रेब है। क्या ये बातें आम सुनने वाले को समझ नहीं आती? और क्या ये नफ्ताली बेनेट जैसे उस शख्स को समझ नहीं आती कि जो डिबेट को वेलकम करने का कहता है, जो आर्ग्यूमेंट और बातचीत को पसंद करने का इजहार करता है? तो क्या ये सब बातें नफ्ताली बेनेट और हमारे सब हुक्मरानों के गौर करने वाली नहीं हैं? और आगे बढ़ते हैं। नफ्ताली बेनेट ने ईरान की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि करप्ट गवर्नमेंट है, यानी बेईमान है, रिश्वतखोर है, या
किसी तरह के घपले करने वाले लोग हैं। तो जनाब नफ्ताली बेनेट साहब, आप चूँकि ये बात 193 मुल्कों के नुमाइंदों के सामने कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके सामने आपके पास क्या सबूत है, आपकी काबीना ने, आपकी यानी इदारों ने आपको क्या सबूत मुहैया किए हैं, ये इस हकीर को मालूम नहीं है। लेकिन इस हकीर का काम है कि आपको ये याद दिला दिया जाए कि आप ही के मुल्क इसराइल, उसके साबका वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइली अदालतों में अभी तक करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं। और अभी ये पिछले महीने सितंबर ही में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि यूनान के करीब एक छोटा तैयारा गिर गया था जिसमें हाइम गैबरून नामी एक यहूदी हलाक हो गया था। और ये हाइम गैबरून वो शख्स था जिसने बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आके अदालत में गवाही देना थी। तो क्या ये सब करप्शन की कड़ियाँ आपको इसराइल में दिखाई नहीं देती? अच्छा जी, और आगे बात करते हैं। फिर नफ्ताली बेनेट साहब ने ये दावा किया कि इसराइल जो है वो ओनली डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी। डेमोक्रेसी के तो आप और आपके इत्तेहादी बरतानिया, अमेरिका, ये जमहूरियत का बहुत जनाब शोर मचाते हैं। और आपने इस 76वें इजलास में बड़े ज़ोर देकर इस नुक्ते का इजहार किया कि यू आर द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट। तो जनाब अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो जमहूरियत में ये है कि बंदे तोले नहीं जाते, गिने जाते हैं। तो अब आप गिन के देख लें कि दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं, तकरीबन 2.5 अरब के करीब ईसाई हैं। तो अब आप 2.5 और 2.25 को ज़रा जमा कर लें, ठीक है, तो 4.25 अरब के करीब यानी 4.25 बिलियन 4.25 अरब के करीब मुसलमान हैं और ईसाई हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मसीहा मानते हैं। और आप जनाब उस प्रोपोर्शन का 1% भी नहीं बनते। यानी ईसाइयों और मुसलमानों की कंबाइन अगर तादाद को देखा जाए तो 4.25 अरब के लगभग अगर ये तादाद अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मसीहा माने और आप तो उसका 1% भी नहीं बनते, 1% भी आप नहीं हैं, आप लेस देन 1% हैं। यानी यहूदी और सहूनी मिला के भी दुनिया में जनाब आप जितने भी हैं तो आप मुसलमानों और ईसाइयों का 1% भी नहीं बनते। और इस बात पे अड़े हुए हैं कि अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम मसीहा नहीं थे। तो क्या आप जमहूरियत के कायल हैं? अगर आप जमहूरियत के कायल हैं तो फिर आप 99% से ज़्यादा इब्राहीमी मज़हब को मानने वालों की बात माने और अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मसीहा माने। ये एक था जमहूरियत का नुक्ता। जमहूरियत का दूसरा नुक्ता, आप ये ओनली डेमोक्रेसी होने का फ़ख्रिया ऐलान करते हैं किस इदारे में खड़े होके? यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके। और याद रहे कि ये वही यूनाइटेड नेशंस है कि इसके अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादों को वीटो करने में हमेशा आपका ट्रस्टेड फ्रेंड अमेरिका ही सरे फहरिस्त रहा है। यानी अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका आपके ख़िलाफ़ पेश होने वाली करारदादों को वीटो क्यों करता है? क्या वीटो और डेमोक्रेसी ये 180 डिग्री फेस शिफ्ट पे नहीं है, एक दूसरे का उलट नहीं है, माकूस नहीं है, तजाद नहीं है? ये तो ये आपका दजल है। यानी आप डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में आपने अब तक वीटो का कानून ख़त्म क्यों नहीं किया? और ख़त्म करना तो बाद की बात थी। पहली बात तो ये है कि आपने वीटो का कानून अक़वाम मुत्तहिदा में बनाया ही क्यों? अगर आप जमहूरियत के इतने ही कायल हैं तो मतलब ये हुआ कि आप धोखा देते हैं, झूठी बात करते हैं
और दजल पे दजल, फ़रेब पे फ़रेब आप देते चले जा रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि जी आप डिबेट को वेलकम करते हैं। तो अगर आप डिबेट को वेलकम करते हैं तो डिबेट का अहम नुक्ता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से वीटो को ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर किया जाए। दूसरी बात कि यरूशलेम का हुक्मरान होना अगर इब्राहीमी मज़हब के हवाले से है तो फिर यरूशलेम के ज़्यादा हकदार ईसाई हैं और फिर उससे कम हकदार मुसलमान हैं और फिर सबसे कम हकदार यहूदी हैं अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो। ये था डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ कुरान और हदीस से डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब इसराइल के मौजू पर बड़ी अच्छी तफसीली गुफ्तगू पहले ही रिकॉर्ड करवा चुके हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो डेमोक्रेसी का भी आपका दजल ये है कि आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद है और याद रहे कि ये ज़माना दजल है। अच्छा जी, फिर 76वें इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म ने यह कहा कि वो जो मुल्क इसराइल पे हमला करते हैं, उसने नाम नहीं लिया उस वक्त शाम या इराक़ या मिस्र वगैरह, तो उन मुल्कों को उसने कहा कि अटैकिंग इसराइल डज़ नॉट मेक यू मॉरली सुपीरियर, कि अगर आप इसराइल पे हमला करते हैं तो इस हमले की वजह से आप इखलाकी तौर पे कोई आला दर्जे के नहीं बन जाते। ठीक है, यानी इसराइल पे हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, अगर ऐसा ही है तो फिर आप ये बताएं कि आपने जब 1981 में इराक़ के एटमी रिएक्टर पे हमला किया था, ठीक है, तो ये बातें आपको उस पैराए में और उस वक्त क्यों नहीं याद थी? और फिर आपको उस वक्त ये क्यों नहीं याद था कि रिएक्टर तो नस्ब हुआ था इराक़ में, उसको तो आपने तबाह कर दिया, और वो रिएक्टर मुहैया किसने किया था? फ्रांस ने। तो वो आज भी आपका दोस्त है। ठीक है, यानी जिसने मुहैया किया उसको तो आपने कुछ नहीं कहा। ये वही फ्रांस है जो इस वक्त बरतानिया और अमेरिका से लड़ रहा है कि उन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को एटमी आबदोज़ें क्यों दी हैं। तो जिस भी पहलू से, जिस भी जाविये से, जिस भी नुक्ते पे देखते हैं तो आप लोगों का दजल और तज़ाद ही तो सामने आता है। अच्छा चलें, अगर आप ये कहते हैं कि जी अटैकिंग इसराइल डज़ नॉट मेक यू मॉरली सुपीरियर, तो आपकी इसी स्टेटमेंट पे अगला तज्ज़िया ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें उठा ली हैं और बरतानिया और अमेरिका की फ़ौजें इस वक्त चीन और रूस के गिर्द घेरा तंग कर रही हैं। सारी दुनिया के ख़बरें सुनने वाले लोग इस बात से आगाह हैं कि इस वक्त बरतानिया और अमेरिका उस वाले समुंदर में जहाँ से चाइना और रशिया का उन्होंने नाटका बंद करना है, वहाँ पे वो बहुत बड़ी जंगी मशक़ें कर रहे हैं और बार बार रूस को और चीन को धमकियाँ दे रहे हैं। तो अब अटैकिंग इसराइल डज़ नॉट मेक यू मॉरली सुपीरियर के सियाको सबाक में सवाल ये है कि आज अगर खुदा ना खास्ता जंग शुरू होती है और रूस और चीन दोनों मिल के अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तबाह कर देते हैं, मार देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं और जंग जीत जाते हैं, तो क्या अमेरिका वाले और अमेरिका के इत्तेहादी जंग जीतने की वजह से रूस और चीन को अहले हक शुमार करेंगे, उनको हक वाला मानेंगे? यानी क्या ये है बात कि क्या महज जंग जीत जाना ही अहले हक होने की निशानी है? यही तो आप भी कह रहे हैं ना कि अटैकिंग इसराइल डज़ नॉट मेक यू मॉरली सुपीरियर। ठीक है, तो फिर अमेरिका खाम खा बरतानिया के साथ मिल कर के, यानी ये याजूज व माजूज दोनों चीन और इसराइल, चीन और रूस पे इस वक्त क्यों चढ़ाई किए हुए हैं? इन्होंने ही ये जो अफ़गानिस्तान पे इतने साल चढ़ाई किए रखी, तो क्या ये कॉलोनाइजेशन नहीं थी? ठीक है, क्या ये अटैकिंग वाला मामला नहीं था? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी नहीं थी? ठीक है, क्या अफ़गानिस्तान पर हमला करते वक्त, क्या इराक़ पर हमला करते वक्त, क्या वियतनाम पर हमला करते वक्त,
ठीक है। और अब क्या, चीन और रूस पे हमला करते वक्त अमेरिका और बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी ली है, अक्सरियत हासिल की है, वोटिंग करवाई है? तो फिर आप कौन सी डेमोक्रेसी और कौन से हकूक़ और कौन से जनाब ये अपने मॉरली सुपीरियर होने की बातें करते हैं? ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप ही की तकरीर का एक और नुक्ता ये था कि दुनिया में इस वक्त अगर कोविड-19 बहुत बड़ी बीमारी है तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी बहुत बड़ी डिजीज़ है। इस पे आपने बहुत से जुमले बोले, अच्छी खासी लंबी बात की। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ये कहा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। तो बात ये है जनाब कि क्या इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है? अभी इस हालिया सितंबर 2021 के सेशन में जब अब्दुल्ला शाहिद ने तकरीर की, जो जनरल असम्बली के सदर हैं इस वक्त, उनसे पूछा गया कि जनाब माली और फ़्रांस के जो मामलात हैं उस पे आप क्या तबसरा करते हैं? तो उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। और याद रहे कि अभी हाल ही में माली के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि फ़्रांस ही है जो उस मुल्क में दहशत गर्दों को असला भी दे रहा है, तरबियत भी दे रहा है और माली के मामलात में मुदाखलत करके हालात को बिगाड़ रहा है। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़्रांस की गर्दन पकड़ी? अभी पिछले दिनों में ये फ़्रांस के सदर मैक्रोन का ख़ुद बयान था कि अफ्रीका के मुल्कों में जो जेनोसाइड पिछले सालों में होता रहा उसमें फ़्रांस अपना अगर अच्छा किरदार अदा करता तो लाखों लोग मरने से बच सकते थे। तो क्या ये खुला एतराफ़ जुर्म नहीं है? ठीक है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने इन सब की गर्दनें दबोची? अच्छा चलें, 76वां इजलास शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। आप ये बताएं कि क्या कश्मीर का मसला हल हुआ? अच्छा चलें, क्या फ़लस्तीन का मसला हल हुआ? और अगर नहीं हुआ तो आप ये जो 76 साल से पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पे धोखा दे रहे हैं, तो इस पे एक और सवाल ये उठता है कि क्या जिसको आप यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, तो अब आप गौर करें, रूस और अमेरिका की जंग कई दहाइयों तक जारी रही, चीन अमेरिका की जंग हालिया जारी है, वियतनाम अमेरिका जंग जारी है, अफ़गान अमेरिका जंग दुनिया देखती रही है। ठीक है। तो क्या इतनी जंगों में अमेरिका जो आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है वो इन्वॉल्व था? तो क्या जिस अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आप तकरीर कर रहे हैं, क्या ये यूनाइटेड नेशंस कहलाने का हकदार है? क्योंकि सवाल ये है, आर रियली द नेशंस यूनाइटेड? क्या वाकई कौमें मुत्तहिद हैं? और क्या आप उनको मुत्तहिद कर रहे हैं या मार मार के सबका सत्यानाश कर रहे हैं? ये है आपका अक़वाम मुत्तहिदा, ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपका वीटो, ये है आपका एटमी पाबंदियों का वो जुल्म और सितम का खेल जो सब पॉलिटिकल पोलराइजेशन की डिजीज़ का अमली सबूत है। लिहाजा नतीजा ये है, इस प्रोग्राम का ख़ुलासा भी ये है कि आपके यहाँ तज़ाद ही तज़ाद है, दजल ही दजल है। और यही दजल हमें मालूम है कि अब अपनी हतमी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, जिसके मुतल्लिक़ आपने ये कहा कि जनाब आपके जो बेहतरीन दिन हैं वो तो बहुत करीब हैं आगे और आने वाले हैं। ठीक है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना था, विद फुल कॉन्फिडेंस आई कैन से आवर बेस्ट डेज आर अहेड ऑफ अस। तो इसका मतलब है कि अभी आपने मज़ीद जुल्म करना है, क्योंकि जिसको आप बेस्ट करार दे रहे हैं इसराइल के लिए, इसका मतलब है कि वो द वर्स्ट होगा दुनिया के लिए, खुसूसन ईसाइयों और मुसलमानों के लिए। और इसीलिए हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें फितना दज्जाल से बचा, याजूज माजूज और इनके सब हम नवाओं से, इनके चेले चांटों से बचा। या अल्लाह अपनी पनाह में रख, फितना दज्जाल को समझने की भी तौफीक अता फरमा, हक़ाइक़ हम पे कुशादा फरमा और अपनी पनाह में रख। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने चाहा
तो मज़ीद हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह।